मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम जो पूर्व में हमने संसद के दोनों सदनों के गठन और उसके सदस्यों की योग्यताएं आदि के बारे में बात की थी, आज की कक्षा में हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में, यानी इसके गठन, कितनी सदस्य संख्या होती है इसके सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, इनके बारे में हमने पूर्व की कक्षा में चर्चा कर ली है। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में, राज्यसभा की कार्य और शक्तियों के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में आदि आदि। तो हम शुरू करते हैं बच्चों राज्यसभा के पदाधिकारियों से। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, आपको पता होगा पहले से ही, वह उपराष्ट्रपति होता है और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव करती है और जिसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। यहाँ पर मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहूँगी, वो इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, कि राज्यसभा का जो सभापति होता है यानी कि उपराष्ट्रपति, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पूर्व में हमने कहा उपसभापति का चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों में से ही, परंतु सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस फैक्ट के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए और आपको यह हमेशा याद भी रखना चाहिए। इसलिए चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो वह उपसभापति को नहीं देता, वरन राष्ट्रपति को देता है। अगला मैं बताना चाहूँगी कि राज्यसभा का जो उपसभापति है वह अपना त्यागपत्र सभापति यानी उपराष्ट्रपति को ही देता है। अब बात करते हैं कि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, और यदि दोनों ही अनुपस्थित हो राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से ही जो नियुक्त व्यक्ति है वह सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। और सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सबसे अनुभवी और सबसे उम्रदराज व्यक्ति राज्यसभा सदस्य होता है, उसको सभापति का दायित्व दिया जाता है, ऐसा देखा गया है। अब बात करते हैं कि उपसभापति को हटाया कैसे जाएगा। तो उपसभापति को राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है, और सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की भी सहमति होने पर ही उसको पद से हटाया जाएगा। अब एक बार और सुन लें कि उपसभापति को तो राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से, कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है बच्चों, परंतु सभापति यानी राष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव होने के बाद भी लोकसभा की उस पर सहमति होने पर ही उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति के अधिकारों की बात करें तो बच्चों, उसके अधिकार धन विधेयक और संयुक्त अधिवेशन संबंधी अधिकार को छोड़कर लगभग वैसे ही अधिकार रखता है राज्यसभा का सभापति जैसे कि लोकसभा, जो कि अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं सदस्यों के सदस्यता के अंत की, यानी राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत किस तरह से होता है या वो कब खत्म हो सकती है। तो बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ, कौन कौन से कारण हैं बच्चों
जो राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत कर सकते हैं। तो पहला तो है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, यानी राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का भी सदस्य निर्वाचित हो जाए और अपने राज्य के विधानमंडल या विधानसभा का भी सदस्य निर्वाचित हो जाए, तो उसको एक नियत अवधि में अपने विधानमंडल की सदस्यता त्यागनी होगी। और यदि वो उस नियत अवधि में विधानमंडल की सदस्यता नहीं त्याग पाता है तो उसकी संसद सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट है बच्चों कि यदि किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होने के बाद कोई सदस्य अयोग्यता से ग्रसित हो जाता है, यानी उस पर सदन के सदस्यता की अयोग्यता सिद्ध होने का मामला आ जाता है, तब भी वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा। जैसे यदि कोई सरकारी नौकरी कर लेता है कोई सांसद, या कोई पागल और दिवालिया हो जाए, तब भी वह सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। अगला पॉइंट है कि ऐसे जो सदस्यों की अयोग्यता सिद्ध की जाती है, अब से वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, उससे ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके ही अयोग्य ठहराया जाता है, मनमर्जी से नहीं ठहराया जा सकता। अगला है जो बहुत ही इजी है कि कोई सदस्य यदि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से या अपनी सदस्यता से मुक्त हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, तो वह है कि यदि कोई व्यक्ति सदन की बैठकों से लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। लगातार 60 डेज तक यदि कोई अटेंड नहीं करे, सदन की कार्रवाइयों का, बैठकों में भाग नहीं ले, तो वह अयोग्य ठहराया जा सकता है या उसको सदस्यता समाप्त की जा सकती है। हाँ, यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगी कि इन 60 दिनों की अवधि में 4 या उससे अधिक दिनों तक यदि सदन स्थगित रहता है बच्चों, तो उस अवधि को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अगला जो सदस्यता का अंत होता है वह है दल बदल के मामले में यदि कोई सदस्य सदन का सदस्य रहने के अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति लेता है। यानी दल बदल के कानून के दायरे में यदि कोई सदस्य आ जाता है तो इसका निर्णय उपराष्ट्रपति करेगा और बाकी मामलों में राष्ट्रपति निर्णय लेता है, किंतु वह इसके लिए चुनाव आयोग से भी परामर्श करेगा। यानी दल बदल के कानूनों के तहत यदि कोई सदन का सदस्य दल बदल कर आया है तो वह सदन का सदस्य अब भी रह पाएगा या नहीं, इसका निर्णय सभापति यानी उपराष्ट्रपति लेता है। अब हम बात करते हैं बच्चों राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में। तो राज्यसभा की जो पहली शक्ति है वह है कि वह लोकसभा की ही भांति कानून निर्माण का काम करती है। हालांकि यहाँ पर हमें यह याद रखना होगा बच्चों कि राज्यसभा की स्थापना लोकसभा के सहयोगी के रूप में की गई थी, तो यहाँ पर कानून निर्माण या विधि निर्माण के क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ और उसके कार्य लोकसभा के बराबर ही हैं। एक धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों के मामले में राज्यसभा और लोकसभा बराबर शक्तियाँ रखती हैं। अवित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो आप यहाँ पर राज्यसभा का महत्व समझ सकते हैं। तीसरा है बच्चों कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, यह आपको भी विदित है, परंतु किए जाते हैं राज्यसभा में नहीं। यहाँ राज्यसभा की शक्ति को हम कम होता हुआ देख रहे हैं
कि सामान्यतः एक परिपाटी है, आप कह सकते हो एक परंपरा है कि विधेयकों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम राज्यसभा की शक्ति में थोड़ी सी कमी देख सकते हैं बच्चों। अगला है कि लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा लगभग 6 महीने के तक ही अपने पास रख सकती है। यानी किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा को 6 माह के भीतर भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। 6 महीने से अधिक लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को वह अपने पास नहीं रख सकती। आप याद रखें, यह अवधि 6 महीने की अवधि है, जबकि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा अपने पास रख सकती है, परंतु उसके बाद उसको वह विधेयक पारित करना होता है। इससे ज़्यादा वो अपने पास उसको रोक नहीं सकती हैं। अगला है कि राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बच्चों कि राज्यसभा की शक्ति थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। वैसे सामान्यतः आपने देखा है कि जब हमने कहा है कि सामान्यतः साधारणतः सारे विधेयक जब लोकसभा में ही पेश होते हैं, तो वास्तव में हम देख सकते हैं कि यह केवल एक सहयोगी के रूप में ही, सहयोगी सदन के रूप में ही अपनी भूमिका निभा रहा है। पर आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा भी शक्तिशाली है, उसको कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु अभी हम यहाँ इसकी जनरल शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला है बच्चों के अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक के मामले में यदि दोनों सदनों में असहमति या विवाद हो जाए तो उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, और जिसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप फिर सुने, अनुच्छेद 108, यदि दोनों सदनों में असहमति या विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का आह्वान किया जा सकता है, यानी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। परंतु यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और यहाँ पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अब हम यहाँ बताना चाहेंगे कि वित्तीय मामलों के क्षेत्र की बात करें, धन संबंधी मामले की बात करें बच्चों, तो राज्यसभा को लोकसभा के मामले में बहुत ही कमज़ोर स्थिति है राज्यसभा की, क्योंकि कोई भी धन विधेयक किसी भी स्थिति में राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकते हैं। तो यह भी आप ध्यान से सुने कि वित्त विधेयक या धन विधेयक, वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वित्तीय मामलों में राज्यसभा की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। अब अगली बात करें बच्चों राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में, तो जो हमने कहा कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही रख सकते हैं, परंतु वहाँ से पारित होने के बाद जब वह विधेयक राज्यसभा के पास आएगा तो वह क्या कर सकती है, उसकी क्या पावर है। तो यहाँ पर भी उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है बच्चों, यानी वह केवल 14 दिन तक उस वित्त विधेयक को अपने पास रख सकती है। 14 दिन से ज़्यादा वह उसको अपने पास नहीं रख पाएगी, उसके बाद उसको पास करके लोकसभा वापस भेजना होगा। और साथ ही यदि 14 दिन के भीतर राज्यसभा अपनी सिफारिशों सहित धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है तो उस विधेयक को उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया गया। हालांकि यहाँ पर धन विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा की सिफारिशों को मानना और न मानना भी लोकसभा के अपनी मर्जी पर है। लोकसभा इसके लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि राज्यसभा ने जो सिफारिशें की हैं उनको उस बिल में शामिल करे। साथ ही बच्चों धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो जाए, विवाद हो जाए, तो संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है राष्ट्रपति 108
आर्टिकल के तहत, परंतु धन विधेयक के संबंध में यदि दोनों सदनों में कितनी भी असहमति विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। अब हम बात करते हैं संविधान में संशोधन की। तो संवैधानिक संशोधन के विधेयक जो हैं उस मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के बिल्कुल बराबर शक्तियाँ प्राप्त है। यहाँ पर दोनों ही सदन समान शक्ति प्राप्त हैं। विधेयक पर यदि राज्यसभा असहमत हो तो विधेयक अस्वीकृत भी माना जाता है और वह वहीं समाप्त भी हो जाता है। तो आप कह सकते हो संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के मामले में राज्यसभा बिल्कुल लोकसभा को टक्कर देने वाली शक्ति रखती है। अब बात करते हैं कि धन विधेयक की तरह ही संविधान संशोधन पर भी असहमति होने की दशा में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। यानी आपके कोई प्रश्न आए कि कौन से वो दो परिस्थिति हैं जहाँ पे संयुक्त अधिवेशन का आह्वान नहीं किया जा सकता, तो आप लिख सकते हो धन विधेयक पर और संवैधानिक संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अब आते हैं आपातकाल के बारे में, यानी आपातकाल संबंधी शक्तियों के बारे में यदि दोनों सदनों की बात करें बच्चों, तो दोनों सदनों को समान रूप से यहाँ पर शक्तियाँ दी गई है। यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो तो आपात की उद्घोषणा राज्यसभा द्वारा भी की जा सकती है या आपात की घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा बच्चों यदि निर्वाचन संबंधी शक्तियों की अधिकार की बात करें तो राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग आदि लगाने में भी लोकसभा के साथ अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। तो यह तो हुई बच्चों राज्यसभा की सामान्य शक्तियाँ और कार्य। अब हम बात करते हैं कि पूर्व में जो भी शक्तियाँ और हमने कार्य देखे तो ज़्यादातर मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ हमको कमज़ोर ही लगी, राज्यसभा की स्थिति हमको कमज़ोर ही लगी, परंतु संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ विशेष शक्तियाँ राज्यसभा को दी गई हैं जो इसके संसद के एक सदन के रूप में इसकी महत्व और उसकी उपयोगिता के बनाए रखते हैं। अब हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, राज्यसभा को प्राप्त विशेष शक्तियों के बारे में बच्चों। तो आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्यसभा में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर संसद कानून बना सकती है, उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। यानी राज्यसभा द्वारा ये कहा जाए कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। एक ये इसकी अहम या विशेष शक्ति मानी गई है या उसको प्राप्त है। दूसरा, राज्यसभा का जो द्वारा पारित ऐसा कोई प्रस्ताव है वह 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा बच्चों, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। यानी जिस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है वह 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहता है लीगली, परंतु राज्यसभा चाहे तो उसको प्रति वर्ष आगे बढ़ा सकती है। दूसरी जो एक विशेष शक्ति प्राप्त है राज्यसभा को बच्चों, वह है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार देती है। यानी आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का एक आप कह सकते हो स्थापना कर सकती है, उसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जब तक राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करती तब तक संसद या संघ सरकार किसी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राज्यसभा कितनी शक्तिशाली है। तो आपको यदि
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में, महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में, तो आपको ये 2 शक्तियाँ लिखनी है बच्चों। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची को किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है संसद को। और दूसरा, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा को इंट्रोड्यूस कर सकती है, और ऐसा सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि उच्च सदन के रूप में राज्यसभा की उपयोगिता। तो पूर्व में जब हमने इसकी शक्तियों के बारे में डिस्कस किया बच्चों, तो आपको लगा कि राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के मुकाबले बहुत ही कम हैं और उसकी स्थिति भी बहुत ही कमज़ोर है लोकसभा की तुलना में। परंतु फिर भी राज्यसभा की जो उपयोगिता है, उसका महत्व है, वह है। और वह किस प्रकार से है, ये हम अब बिंदुओं में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है कि यह निम्न सदन की निरंकुशता पर रोक लगाती है, और ऐसे में कानून निर्माण की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक हो जाती है। यानी लोकसभा में भले ही विधेयक पेश किए जा रहे हों बच्चों, परंतु समय समय पर कानून निर्माण में राज्यसभा द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है, वह किसी भी कानून को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको अधिक लोकतांत्रिक बना देती है। यानी उस पर व्यापक विचार विमर्श होना राज्यसभा के कारण ही पॉसिबल होता है। दूसरा कि यदि किसी कानून पर लंबा विचार विमर्श का समय प्रदान करती है, अतः कानून को जनता के अनुकूल भी बनने में सहायता मिलती है। यदि कोई कानून पर राज्यसभा में भी व्यापक विचार विमर्श होता है, बहस होती है, तो किसी भी विषय के हर पहलू पर बात होती है, तो अंततः जो कानून बनकर सामने आता है वह जनता के अधिक अनुकूल होता है। तीसरा बच्चों, इसकी उपयोगिता इसमें भी है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में भी राज्यसभा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सदन के माध्यम से केंद्रीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। चौथा, इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें या महत्व के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों इस सदन में अक्सर अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं जो लोकसभा में नहीं होते हैं। वहाँ पे लोकप्रिय व्यक्ति अधिक चुनकर आते हैं। तो आप कह सकते हो कि अनुभवी, कुशल और विशेषज्ञों का यदि लाभ उठाना है तो राज्यसभा के सदस्यों से उठाया जा सकता है। यानी इनके अनुभव और इनकी कुशलता किसी भी कानून के निर्माण को अधिक उपयोगी, अधिक महत्वपूर्ण, अधिक प्रासंगिक बना सकती हैं। अब हम बात करें तो पांचवा बिंदु यह है बच्चों, इसकी उपयोगिता और महत्व को जो सिद्ध करता है वो कि राज्यसभा को संविधान संशोधन, महाभियोग, आपदा प्रबंधन में लोकसभा के समान ही जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, इन शक्तियों का उपयोग कर राज्यसभा भारतीय संविधान और लोकतंत्र के रक्षण का कार्य करती है। यानी संविधान संशोधन जैसा महत्वपूर्ण कार्य के मामले में जब राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं बच्चों, तो आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि वह भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा का एक तरह से कार्य करने की शक्ति रखती है। और साथ ही राष्ट्रपति को हटाने या आपदा प्रबंधन आदि के मामले में भी जो उसको शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह भी उसकी उपयोगिता और उसके महत्व को सिद्ध करने वाली है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने राज्यसभा पर पूरी चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको बिंदुओं में जो मैंने समझाया वो सब समझ में आया होगा, और जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने आपको पुनः समझाया कि परीक्षा में यदि आपके आते हैं तो आपको आंसर कैसे करने हैं या कौन सी चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी बच्चों, उसमें हम लोकसभा के बारे में
पढ़ेंगे। उसके भी सदस्य संख्या, योग्यताओं के बारे में हमने पूर्व में चर्चा कर ली है, पूर्व की कक्षा में। अब उसकी भी कार्य शक्तियाँ आदि के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में मिलकर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।